पाइथन में स्ट्रिंग कंपेयर करते हो लेकिन रिजल्ट गलत आते हैं, कभी वाइट स्पेसेस की वजह से या फॉर्मेटिंग के मिसमैच से। और एनकोडिंग और डिकोडिंग के तो नाम पर ही क्रैश हो जाता है, कभी दिमाग तो कभी कोड। स्लाइसिंग भी कंफ्यूजिंग है और फॉर्मेटिंग भी कम ट्रिकी नहीं है। सो डोंट वरी, आप अकेले नहीं हैं। और इस वीडियो में स्ट्रिंग के इन कॉमन इश्यूज को हम एक एक करके समझेंगे। स्लाइसिंग, कंपैरिजन, एनकोडिंग, फॉर्मेटिंग, सब कुछ आखिर तक देखो और स्ट्रिंग के सारे कंफ्यूजन्स आपके हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। हाय, इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग्स के बारे में। डेटा टाइप्स के इंट्रोडक्टरी सेशन में मैंने आपको स्ट्रिंग्स के बारे में थोड़ा सा बताया था, पर इस सेशन में हम लोग इसके बारे में और डिटेल में जानेंगे। और हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले स्ट्रिंग क्रिएशन और फॉर्मेटिंग से, जिसमें हम अलग अलग तरीकों से स्ट्रिंग क्रिएशन के बेनिफिट्स के बारे में जानें। इसके बाद हम लोग बात करेंगे ट्रेवर्सल और स्लाइसिंग की, जिसमें हम इंडेक्सेस को यूज करके कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टर या सब स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करेंगे। ये इंडेक्सेस पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। इसके बाद तीसरा सेक्शन होगा सर्चिंग एंड फाइंडिंग का, जिसमें हम कोई एक कैरेक्टर या सब स्ट्रिंग को सर्च करेंगे या देखेंगे कि वो कितनी बार एक स्ट्रिंग के अंदर रिपीट करता है। अगला सेक्शन होगा रिप्लेसिंग और सब्स्टिट्यूशन का, जिसमें हम कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टर या सब स्ट्रिंग को रिप्लेस कैसे करते हैं वो सीखेंगे। ये आपको हेल्प करेंगे इंटरव्यूज को फेस करने के लिए और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए भी। अगला सेक्शन है स्प्लिटिंग एंड जॉइनिंग, जिसमें फंक्शंस होंगे एक स्ट्रिंग को ब्रेक करने के छोटे छोटे स्ट्रिंग्स में या फिर मल्टीपल स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करके एक बड़ी स्ट्रिंग बनाने में। इसके बाद का सेक्शन है कैरेक्टर टाइप चेक्स। ये कुछ यूटिलिटी फंक्शंस होते हैं जो कि स्ट्रिंग क्लास हमें प्रोवाइड करता है, जिसको हम यूज करके चेक कर सकते हैं कि जो स्ट्रिंग हमारे पास है वो न्यूमेरिक है, अल्फा न्यूमेरिक है, उसमें अपर केस कैरेक्टर्स हैं या नहीं है। इस तरह के हम लोग चेक्स कर सकते हैं। इसके बाद का सेक्शन है स्ट्रिंग मॉडिफिकेशन का, जहाँ पे हम लोग अगर स्ट्रिंग्स को अपर केस या लोअर केस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, कुछ कैपिटल लेटर्स डालना चाहते हैं, तो वो सारी फंक्शनैलिटी इसमें अवेलेबल होती है। इसके बाद का सेक्शन है ट्रिमिंग एंड स्ट्रिपिंग, जिसमें हम अनवांटेड वाइट स्पेसेस या जिसे हम ब्लैंक स्पेसेस बोलते हैं, अगर हमें उनको हटाना हो या कोई अनवांटेड कैरेक्टर्स हटाने तो उसको हम कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास फंक्शंस होंगे टू चेक कि मेरी एक स्ट्रिंग है वो किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर या सब स्ट्रिंग से शुरुआत या एंड हो रहा है या नहीं। और फाइनली मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, जैसा कि मैंने आपको डेटा टाइप्स के इंट्रोडक्शन सेशन में बोला था, यूनिकोड के ऊपर। और जो हमारा आखिरी सेक्शन है एनकोडिंग और डिकोडिंग, ये उस कहानी से भी रिलेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं स्ट्रिंग्स के बारे में। हम स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं यूजिंग डबल कोट या सिंगल कोट। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एक बात और, हम इन दोनों स्टाइल्स को कंबाइन नहीं कर सकते। मतलब अगर मैं ये स्टेटमेंट लिखूंगा तो ये मुझे एरर थ्रो करेगा। अब पॉइंट ये है कि ये दो स्टाइल्स का फायदा क्या है। नाउ देखिए, अगर मुझे कोई एक स्टेटमेंट लिखनी है जैसे दैट्स कार, इस केस में मैं ये दोनों स्टाइल्स को कंबाइन कर सकता हूँ, जहाँ मैं अपनी स्ट्रिंग को लिख सकता हूँ यूजिंग डबल कोट और उसके अंदर मैं सिंगल कोट वाला अपोस्ट्रोफी एस यूज कर सकता हूँ। मैं इसको उल्टा भी कर सकता हूँ। इस केस में मैंने डबल कोट्स को अंदर रखा है टू एम्फसाइज द वर्ड ग्रेट, और जो सिंगल कोट है उसमें मैंने स्ट्रिंग को डिफाइन किया है। ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट है जब हम दो अलग अलग तरीकों से स्ट्रिंग्स को डिफाइन कर सकते हैं ना। ऐसा नहीं है कि अगर मुझे डैड्स कार लिखना है तो मैं उसको सिंगल कोट में डिफाइन नहीं कर सकता, मैं उसको सिंगल कोट में भी डिफाइन कर सकता हूँ। जैसे अब इस सिचुएशन में क्या हुआ है, जैसे ही मैंने एपोस्ट्रोफी एस यूज किया, पाइथन ने इसको कंसिडर किया कि इट्स एन एंड ऑफ द स्ट्रिंग। अब इसका जो स्पेशल मीनिंग है एंड ऑफ द स्ट्रिंग, अगर मुझे उसे निगेट करना है तो इसके लिए मुझे एक स्पेशल एस्केप कैरेक्टर लगाना पड़ेगा, जो लगाते ही ये पूरा एक सेंटेंस फिर से करेक्ट हो जाता है। नाउ द सबसे बड़ा एडवांटेज जो है, जब हम इन दोनों टाइप्स डबल कोट और सिंगल टाइप्स को यूज करके स्ट्रिंग्स लिखते हैं तो हमारी रीडेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और यही एक सबसे बड़ा एडवांटेज है हमको दोनों टाइप की स्ट्रिंग्स को यूज करने का। अब बात करते हैं स्ट्रिंग्स विद ट्रिपल कोट्स की। ये हम तब यूज करते हैं जब मुझे कोई स्ट्रिंग बनानी है जिसमें मल्टी लाइन कंटेंट हो और उसमें मैं स्पेसिंग को भी मेंटेन करके रखना चाहूँ। एग्जाम्पल के लिए
अब इस आउटपुट में आप ऑब्जर्व करेंगे कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लाइन जो है वो तीनों अलग-अलग लाइन्स में है। प्लस जो थर्ड लाइन में जो मैंने यहाँ पे स्पेस मेंशन किया है वो भी यहाँ पे अच्छे से प्रिजर्व हुआ है। इसके अलावा हम लोग ट्रिपल कोट्स को यूज़ करते हैं किसी फंक्शन की डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी। पर्पस यही होता है कि वो मल्टी लाइन होता है और अगर हम कोई स्पेस ऐड करें तो उस स्पेस को भी वो मेंटेन करके रखता है। चलिए अब हम बात करेंगे स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग की। पाइथन के अंदर स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग को अगर हमें इम्प्लीमेंट करना है तो हमारे पास दो तरीके हैं। एक है फॉर्मेट मेथड और दूसरा है एफ स्ट्रिंग। इस कोर्स के अंदर हम लोग एफ स्ट्रिंग सीखेंगे। तो पहले मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ और फिर इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। ये स्टेटमेंट है एग्जाम्पल एफ स्ट्रिंग की। अब क्योंकि हम एफ स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं तो इसकी शुरुआत एफ से होती है और उसके बाद हम स्ट्रिंग डबल कोट या सिंगल कोट में मेंशन करते हैं। नाउ आप एफ स्ट्रिंग को समझ सकते हैं एक फिल इन द ब्लैंक की तरह, जहां पे आपके पास एक प्री रिटन स्टेटमेंट है और उसके बाद आपके पास कुछ ब्लैंक्स या प्लेस होल्डर्स हैं। आप इन प्लेस होल्डर्स को अपडेट करते हैं जो डेटा आपका अवेलेबल है और उसके बेस पे आप एक कस्टमाइज्ड मैसेज बनाते हैं। तो इस एग्जांपल में माय नेम इज यस ग्रीन में जो भी आप ये टेक्स्ट देख रहे हैं ये मेरा स्टैटिक टेक्स्ट है और कर्ली ब्रेसेस में आप एग्जांपल देख रहे हैं नेम और एज का, ये मेरा डायनेमिक पार्ट है। जब मैं स्टेटमेंट को प्रिंट करूंगा तो ये नेम और एज की एक्चुअल वैल्यू इसमें प्रिंट होगी विच यू कैन सी हियर इस एग्जाम्पल के अंदर। सो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है आप इसमें कस्टमाइज्ड मैसेजेस लिख सकते हैं जो कि डेटा के ऊपर डिपेंड करता है। प्लस ये जो हमारे पास कर्ली ब्रेसेस हैं यहाँ पे आप सिर्फ वेरिएबल्स के नाम नहीं लिख सकते, आप यहाँ पे एक्सप्रेशंस भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप कैलकुलेशंस भी ऐड कर सकते हैं। इसका भी मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। इस एग्जाम्पल में आप नोटिस करेंगे कि एज की जो वैल्यू है उसके बेसिस पे मेरा ये एक्सप्रेशन इवैल्यूएट हुआ है। आइए इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। नाउ इस एग्जाम्पल में हम लोग नंबर की वैल्यू को चेक कर रहे हैं और डिपेंडिंग ऑन कि वो ऑड है या इवन हम अपना टेक्स्ट यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे 12 कर देता हूँ और फिर इसको दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये बताएगा नंबर इज ई। सो इस तरह से हम अपने स्ट्रिंग्स को डायनेमिकली फॉर्मेट कर सकते हैं यूजिंग स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग में प्लेस होल्डर्स के साथ हम लोग मॉडिफायर्स भी यूज करते हैं और इन मॉडिफायर्स का पर्पस होता है प्लेस होल्डर्स की अपीयरेंस को चेंज करना। इसका भी हम एक एग्जांपल देखते हैं और इस एग्जांपल में मैं num12 को अलग-अलग तरीके से इसको प्रिंट करूंगा। इस एग्जाम्पल में नम जिसकी वैल्यू 12 है उसकी अपीयरेंस हमने चेंज करी है हेक्साडेसिमल, बाइनरी और फ्लोट में ये मॉडिफायर्स यूज करके। तो एक्स मॉडिफायर का मतलब है हेक्साडेसिमल, बी मॉडिफायर का मतलब है बाइनरी एंड पॉइंट टू एफ का मतलब है कि जो भी मेरे पास नंबर है उसको डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स दिखाने हैं। गिटहब में मैंने मॉडिफायर्स के बारे में और भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रखी है। इनफैक्ट ये सिर्फ नंबर्स के लिए नहीं, आप स्ट्रिंग्स के लिए भी इन मॉडिफायर्स को यूज कर सकते हैं। स्ट्रिंग्स का भी एक एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको। इस एग्जाम में मैंने नेम को लेफ्ट और राइट अलाइन किया है 15 स्पेसेस में, क्योंकि नेम में हमारे पास एबीसी है तो वो पहले 3 कैरेक्टर्स पे एबीसी दिखाएगा और बाकी के 12 कैरेक्टर्स जो हैं वो ब्लैंक रहेंगे जो इंडिकेट कर रहे हैं इस मॉडिफायर से ना। अगर मुझे इसको राइट अलाइन करना है तो मैं यहाँ पे ग्रेटर देन साइन लूंगा और फिर यहाँ पे 15 जो कि नंबर ऑफ स्पेसेस है उसको मेंशन करूंगा और यहाँ पे ये पहले 12 ब्लैंक स्पेसेस देके जितने भी मेरे वेरिएबल में कैरेक्टर्स हैं उनको यहाँ पे प्रिंट कर देगा। अब हम डिस्कस करते हैं अगला सेक्शन ट्रैवर्सल और स्लाइसिंग का। इसका मतलब स्ट्रिंग के किसी भी कैरेक्टर को हम उसके इंडेक्स के बेसिस पे एक्सेस कर सकते हैं। चलिए इसके एक दो एग्जांपल्स देखते हैं। मैं एक स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ इन कंप्यूटिंग वर्ल्ड। अब जो राइट साइड पे आपको इमेज दिख रही है उसमें मैंने इन कंप्यूटिंग वर्ल्ड के सारे इंडाइसेस पॉजिटिव और नेगेटिव मेंशन किए हैं। इसके बेसिस पे हम कोई भी कैरेक्टर रेफर कर सकते हैं। जैसे इस एग्जांपल में हम सबसे पहला कैरेक्टर प्रिंट करेंगे और इस एग्जांपल में हम सबसे आखिरी कैरेक्टर को प्रिंट करेंगे। नाउ अगर मैं ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता हूँ इस केस में मेरे को एरर मिलेगा क्योंकि मैंने वो इंडेक्स एक्सेस करने की कोशिश करी है जो इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है। इसी तरह से मैं नेगेटिव इंडेक्सेस को लेके भी प्रिंट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल
-1 ये प्रिंट करेगा D। अब इस एग्जाम्पल में ये प्रिंट करेगा I। अब शुरू करते हैं स्लाइसिंग से, और स्लाइसिंग हम तब यूज करते हैं जब मुझे एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करना होता है। और शुरुआत करते हैं इसके रूल्स के साथ। तो मेरे पास अगर एक स्ट्रिंग है, मुझे उसमें से सेट ऑफ कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करना, तो मैं जैसे मैंने इंडेक्सेस के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज किया था, यहाँ पे भी स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करूंगा, और फिर यहाँ पे मैं इंडेक्सेस बताऊंगा, स्टार्ट, एंड और स्टेप। ये 3 इंडेक्सेस हम यहाँ मेंशन करते हैं। स्टार्ट जो है वो आपका स्टार्टिंग इंडेक्स, जो एंड है आपका वो है एंडिंग इंडेक्स एक्सक्लूसिव। इसका मतलब आप जो भी इंडेक्स मेंशन करेंगे, उस इंडेक्स से एक नंबर पहले तक ही एक्सट्रैक्शन होगा। और तीसरा है स्टेप। ये इंडिकेट करता है कि दो इंडेक्सेस के बीच में जब वो पहला कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करेगा, तो उसके बाद कितने कैरेक्टर्स को स्किप करके उसके बाद दूसरा कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करना है। जनरली इसका जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो 1 होता है। मतलब मुझे सारे कैरेक्टर्स जो हैं स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स के बीच में एक्सट्रैक्ट करने हैं। चलिए अब इसके कुछ एग्जांपल्स भी देखते हैं। इस एग्जाम्पल में मैंने 4 स्टेटमेंट्स पहले से ही टाइप करके रखी हुई हैं, और ये चारों स्टेटमेंट्स का आउटपुट जो है वो है इन कंप्यूटिंग वर्ल्ड। अब एक एक करके इनकी डिटेल्स में जाते हैं। सो जो पहला स्टेटमेंट है, इसमें देखेंगे मैंने सिर्फ एक कोलन मेंशन किया है इन दो स्क्वायर ब्रैकेट्स के बीच में। तो जैसे ही मैं कोलन मेंशन करता हूं, इसका मतलब ये हो जाता है कि मैं स्ट्रिंग की स्लाइसिंग करना चाहता हूं। तो पाइथन इसको एज अ स्लाइसिंग का रिक्वेस्ट ट्रीट करेगा, ना कि एक पर्टिकुलर इंडेक्स का। अब क्योंकि यहाँ पे मैंने ना तो स्टार्टिंग इंडेक्स मेंशन किया है और ना ही एंडिंग इंडेक्स, तो इस केस में ये मुझे पूरा का पूरा स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। बाय डिफॉल्ट ये अगर मैं कोई भी वैल्यू मिस करता हूँ या मेंशन नहीं करता हूँ, तो स्टार्टिंग के केस में वो 0 से शुरू करेगा, और एंडिंग के केस में जितनी लंबी मेरी स्ट्रिंग है उसके हिसाब से वो उसका इंडेक्स मेंशन करेगा। नेक्स्ट लाइन में मैंने सिर्फ लेफ्ट साइड पे सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट मेंशन किया है, जो एंडिंग पार्ट है वहां पे मैंने कुछ भी नहीं मेंशन किया है, तो ये भी मेरे को पूरी स्ट्रिंग प्रिंट करेगा। तीसरे एग्जाम्पल में मैंने स्टार्टिंग पॉइंट कुछ भी मेंशन नहीं किया है, बट मैंने एंडिंग इंडेक्स मेंशन किया है। रिमेंबर, हमको जो भी इंडेक्स हम आखिरी में मेंशन करते हैं वो एक्सक्लूसिव होता है, उससे पहले वाले इंडेक्स तक ही डेटा रीड होता है। अब क्योंकि इन कंप्यूटिंग वर्ल्ड में टोटल 18 वर्ड्स हैं, उसका आखिरी इंडेक्स 17 है, तो मैं यहाँ पे 18 मेंशन करूंगा पूरा स्ट्रिंग पढ़ने के लिए। अब मैं आता हूँ लास्ट स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट ऊपर वाली स्टेटमेंट के जैसे है, बस एक डिफरेंस है कि मैंने यहाँ पे जो इंडेक्स है वो 20 डाला हुआ है। नाउ इस केस में ये स्टेटमेंट एरर थ्रो नहीं करेगी, और ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग रीड करके मेरे को रिटर्न करेगी। इफ यू रिमेंबर, जब हम इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करते हैं इंडेक्स देके, और अगर वो इंडेक्स रेंज में नहीं है, तो उस केस में पाइथन एरर थ्रो करता है। इस केस में यहाँ पे एरर थ्रो नहीं करेगा, ये मैक्सिमम लिमिट तक जाके या मैक्सिमम लेंथ तक जाके स्ट्रिंग को रीड करके रिजल्ट देगा। चारों स्टेटमेंट्स रिटर्न कर रही है इन कंप्यूटिंग वर्ल्ड। अब इन एग्जाम्पल्स में मैंने स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्सेस को एक्सप्लिसिटली मेंशन किया है। तो पहली स्टेटमेंट में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इंडेक्स नंबर 3 से और रीड कर रहा हूँ इंडेक्स नंबर 12 तक। क्योंकि ये एक्सक्लूसिव है, तो ये 11th इंडेक्स तक ही पड़ेगा, और ये मुझे प्रिंट करके देगा वर्ड कंप्यूटिंग। अगली स्टेटमेंट में मैंने एक स्टेप मेंशन किया है, जो है 2। इसका मतलब वो हर दूसरा कैरेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम सी स्किप करेगा। तो इस केस में वो पहला कैरेक्टर रीड करेगा सी, फिर ओ को स्किप करके एम रीड करेगा, पी को स्किप करके यू रीड करेगा, और इस तरह से ये 12th इंडेक्स तक रीड करके मेरे को एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। अगला एग्जाम्पल भी बिल्कुल सिमिलर है। यहाँ पे मैंने सिर्फ स्टेप को 2 की जगह 3 किया है, और यहाँ पे मुझे हर तीसरा कैरेक्टर मिलेगा। नाउ फोर्थ स्टेटमेंट में मैंने स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स दोनों सेम रखे हैं। नाउ इस केस में ये मुझे एक एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। बाकी की जो दो स्टेटमेंट्स हैं, इन दोनों केसेस में मैंने स्टार्टिंग इंडेक्स जो है वो एंडिंग इंडेक्स से बड़ा रखा है। फर्स्ट इंस्टेंस में जो स्टार्टिंग इंडेक्स है ये बियॉन्ड द रेंज है, मतलब मेरे पास सिर्फ यहाँ पे वैलिड इंडेक्स सिर्फ 17 है, पर मैंने यहाँ 20 मेंशन किया है। और दूसरे केस में मैंने वैलिड इंडेक्स मेंशन किया है 5। तो इन दोनों केसेस में वो मुझे एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। टू समराइज दीज टू स्टेटमेंट्स, जब तक स्टार्टिंग इंडेक्स बड़ा है एंडिंग इंडेक्स से, वो मुझे एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स नेगेटिव इंडेक्सिंग के। इससे पहले कि मैं आपको ये स्टेटमेंट्स एक्सप्लेन करूं, मैं आपको बताता हूं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट। यस, इंटरेस्टिंग फैक्ट बोले तो
इंटरव्यूज के लिए एक छोटा सा फेवरेट टॉपिक कि ये नेगेटिव इंडेक्सिंग एक्चुअली में वर्क कैसे करती है। अगर हम ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो नेगेटिव इंडेक्सिंग को यूज करना कोई मुश्किल बात नहीं है। इनफैक्ट इसको समझना बहुत ही आसान है। तो मैं सबसे पहले आपको यही समझाता हूँ। सो अगर हम पहला स्टेटमेंट देखें जहाँ पे मैं कह रहा हूँ माई स्ट्रिंग -1 और वो प्रिंट करता है डी, ये इक्विवेलेंट है मेरे लिए माई स्ट्रिंग प्रिंट 17, जिसमें मैं बोल रहा हूं मेरे को 17th इंडेक्स वाली वैल्यू प्रिंट करो जो कि है डी। तो पाइथन इंटरनली क्या करता है, जब भी हम इसमें नेगेटिव इंडेक्स देते हैं वो उसमें इसकी लेंथ ऐड कर देता है। सो पहले केस में -1 प्लस 18 जो कि लेंथ है इस स्ट्रिंग की इज इक्वल टू 17। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे -1 किया, पाइथन इंटरनली इसको कंप्यूट कर लेता है और यहाँ पे बोल देता है 17th इंडेक्स। अगर मेरे को अब 17th इंडेक्स पे कोई वैल्यू प्रिंट करनी है तो वो मुझे डी प्रिंट करके देगा। नाउ सेकेंड इंस्टेंस में जब मैं लिखता हूँ -18 और इसमें मैं ऐड करूंगा +18 जो कि मेरी स्ट्रिंग की लेंथ है, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0। इसका मतलब मैं बोल रहा हूँ माई स्ट्रिंग 0 से शुरू करके एंड तक प्रिंट करो, इसलिए मेरे को आउटपुट देगा इन कंप्यूटिंग वर्ल्ड। थर्ड स्टेटमेंट में मैंने -18 और -1 को कंबाइन किया है, जिसको मैं कन्वर्ट करूंगा तो वो आएगा माई स्ट्रिंग 0 से लेके 17 तक, और 0 से लेके 17 तक ये मेरे को एल तक प्रिंट करके देगा। अगला नाउ जो फोर्थ स्टेटमेंट में उसमें मैं बोल रहा हूँ माई स्ट्रिंग :18। तो ये कोलन में यहाँ पे 0 होगा और -18 में मेरे पास यहाँ पे 0 हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं कर रहा हूँ तो ये 0 है। सो 0 इंडेक्स अगर मैं करता हूँ तो मेरे लिए एम्प्टी स्ट्रिंग हो जाएगा। नाउ फोर्थ स्टेटमेंट जो है उसमें मैंने लिखा है -15। सो 18 - 15 इज 3 और 18 - 6 इज 12। तो ये इंडेक्स नंबर 3 से लेके 12 तक मेरे को स्ट्रिंग रिटर्न करेगा जो कि है कंप्यूटिंग। नाउ जो लास्ट स्टेटमेंट है उसके केस में जो ये कन्वर्जन होगा वो होगा -1 जो कि कन्वर्ट हो जाएगा 17 से, और -10 के लिए मेरे को ये देगा 8। नाउ क्योंकि मेरे पास स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो एंडिंग पॉइंट से बड़ा है, उस सिचुएशन में मेरे को स्लाइसिंग जो है वो ब्लैंक या एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करता है। सो इस तरह से हम नेगेटिव इंडेक्सिंग को इजीली समझ सकते हैं, और ये है आउटपुट इन स्टेटमेंट्स का। अब मैं आपके साथ कुछ और एग्जांपल्स शेयर करूंगा जिसमें मैं नेगेटिव इंडेक्सेस के साथ स्टेप्स भी यूज कर रहा हूँ। ये जो स्टेटमेंट्स हैं अब इनको भी एक बार डिटेल में समझते हैं। पहला स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट करेगा -15 + 18 इज 3 एंड -6 + 18 इज 12। सो 3 से लेके 12 तक के इंडेक्स तक वो वैल्यूज पिक करनी है और हर दूसरी वैल्यू पिक करनी है, और जो इसका आउटपुट है वो आएगा CUMIG। जो सेकंड स्टेटमेंट है वो पहली स्टेटमेंट की तरह ही है, सिर्फ उसमें एक ही डिफरेंस है कि मैंने जो स्टेपिंग करी है उसमें वो माइनस या नेगेटिव नंबर के साथ करी है। तो जब मैं इसको नेगेटिव स्टेप करने के लिए बोलूंगा तो स्टार्टिंग पॉइंट से ये लेफ्ट की तरफ जाने की कोशिश करेंगी, जहाँ पे हम इंडेक्सेस को पिक ही नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए ये हमको एक एम्प्टी स्ट्रिंग देगी ना। तीसरी स्टेटमेंट में जो इंडाइसेस है हमने उनको रिवर्स कर दिया है, तो यहाँ पे ये वैल्यूज हो जाएंगी 12, 3 एंड -2। नाउ इस सिचुएशन में अगर हम देखें तो ये एक्चुअली में मेरे को रिवर्स में स्ट्रिंग प्रिंट करके दे रहा है। ये राइट से लेफ्ट की तरफ हॉप कर रहा है और मुझे हर दूसरा वर्ड प्रिंट करके दे रहा है। तो इसका जो आउटपुट होगा वो NTPO, हर दूसरा कैरेक्टर है फ्रॉम द लास्ट कैरेक्टर G। सो जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो बिल्कुल थर्ड स्टेटमेंट की तरह है। अगर मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करता हूँ तो ये 11 से 3 तक जा रही है और -1, मतलब ये राइट से लेफ्ट की तरफ एक-एक कैरेक्टर पिक कर रहा है, और ये हमको एक्चुअली में जो कंप्यूटिंग वर्ड है जो इसको रिटर्न करना है उसको रिवर्स में रिटर्न कर रहा है। और जो लास्ट स्टेटमेंट है इस केस में अगर हम देखें तो इट इज 0 से लेके 18 तक है, और यहाँ पे हम बोल रहे हैं -1। तो इस केस में भी क्योंकि हम लोगों ने कोई भी इंडाइसेस मेंशन नहीं किए हैं तो पाइथन उसको राइट से लेफ्ट की तरफ उसको पिक कर रहा है और जो स्ट्रिंग है उसको रिवर्स ऑर्डर में दे रहा है। बाय द वे
स्ट्रिंग रिवर्सल में ये स्लाइसिंग का क्वेश्चन काफ़ी कॉमन है जो इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है। कंक्लूड करने से पहले मैं एक बात और बताऊँ, ये जो 2 लास्ट स्टेटमेंट्स हमने यहाँ लिखी हैं, इन दोनों में थोड़ा-सा डिफरेंस है। अगर आप ये स्टेटमेंट एज़ इज़ एग्ज़ीक्यूट करने की कोशिश करेंगे तो आपको एम्प्टी स्ट्रिंग मिलेगी। बट अगर आप इसी स्टेटमेंट को इस फॉर्मेट में लिखते हैं, जहाँ पे मैं कोई भी इंडेक्स मेंशन नहीं कर रहा, तो इस केस में ये मेरे को रिवर्स करके देगा स्ट्रिंग। बट अगर आप ये लिखेंगे तो ये मेरे को रिवर्स करके नहीं देगा। ऑल्दो द एनालॉजी या जो हमारा जो थॉट प्रोसेस है, वो इन दोनों के केसेस में बिल्कुल सेम चल रहा है। बट जबकि मैं इसके अंदर, इस स्टेटमेंट में ये मेरे को कंप्यूटिंग वर्ल्ड को रिवर्स करके दे रहा है। तो मैं यही सेम एनालॉजी या से यही सेम थॉट प्रोसेस इसके साथ अगर मैं यूज़ करूँ तो वो मैं नहीं कर सकता। पूरा स्ट्रिंग रिवर्स करने के लिए मुझे ये ही सिंटैक्स यूज़ करना है। इसी के साथ मैं ये ट्रावर्सल और स्लाइसिंग का सेक्शन भी कंक्लूड करता हूँ। अब हम शुरुआत करते हैं अगला सेक्शन सर्च और फाइंड की। इसके अंदर हमारे पास 5 फंक्शंस हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फाइंड और इंडेक्स फंक्शन की। सो फाइंड फंक्शन हम यूज तब करते हैं जब मुझे किसी एक सब स्ट्रिंग को ढूंढना होता है मेरी स्ट्रिंग में। अगर वो सब स्ट्रिंग एग्जिस्ट करती है तो फाइंड फंक्शन मुझे उसका इंडेक्स रिटर्न करेगा, और अगर वो सब स्ट्रिंग एग्जिस्ट नहीं करती है तो मुझे फाइंड फंक्शन -1 रिटर्न करेगा। जो इंडेक्स फंक्शन है वो बिल्कुल फाइंड फंक्शन की तरह है, उसमें सिर्फ एक ही चेंज है कि अगर वो सब स्ट्रिंग मुझे नहीं मिलती है तो इस सिचुएशन में इंडेक्स फंक्शन वैल्यू एरर रेज करता है, ना कि -1 रिटर्न करता है। ना अब 2 आर्ग्यूमेंट्स और हैं, स्टार्ट और एंड। ये डिफाइन करते हैं कि मुझे किस इंडेक्स से सर्च शुरू करना है। बाय डिफॉल्ट ये पूरी स्ट्रिंग को सर्च करता है अगर हम स्टार्ट और एंड मेंशन नहीं करते हैं। अगर आपको कोई स्पेसिफिक इंडेक्स से सर्च शुरू करनी है तो आपको स्टार्ट मेंशन करना पड़ेगा। अगर आप एंड मेंशन नहीं करते हैं तो ये स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड तक, स्ट्रिंग के एंड तक उसको सर्च करेगा। और अगर आप एंड मेंशन करते हैं तो ध्यान रखिएगा ये जो नम इंडेक्स है ये एक्सक्लूसिव है। इस इंडेक्स से एक इंडेक्स पहले तक ही सर्च चलेगा। अब अगर हम बात करें आर फाइंड और आर इंडेक्स की, सो आर फाइंड और आर इंडेक्स जो है ये दोनों बिल्कुल सेम है फाइंड और इंडेक्स की तरह। फाइंड और इंडेक्स हमें जो इंडेक्स रिटर्न करते हैं वो लेफ्ट से राइट की तरफ चेक करते हुए इंडेक्स करते रिटर्न करते हैं। आर फाइंड और आर इंडेक्स जो है वो हमें राइट साइड से चेक करेगा कि वो अकरेंसेस एग्जिस्ट करती है नहीं करती, उसके बेस पे वो मेरे को इंडेक्स रिटर्न करता है। आखिरी फंक्शन है काउंट, जिसे हम यूज करते हैं चेक करने के लिए कि ये सब स्ट्रिंग कितनी बार रिपीट हो रही है स्ट्रिंग के अंदर। चलिए अब इनके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मैं स्टार्ट कर रहा हूं फाइंड और इंडेक्स मेथड्स के साथ। तो सबसे पहले मैंने एक माई स्ट्रिंग वेरिएबल लिया है जिसमें मैंने इन कंप्यूटिंग वर्ड फ्रेज लिखा है जो कि सारा अपर केस में है। नाउ मेरा जो पहला स्टेटमेंट है माई स्ट्रिंग फाइंड इन, तो इस केस में मैं इन जो है मेरा वो सब स्ट्रिंग है जो मैं ढूंढ रहा हूं माई स्ट्रिंग के अंदर, और फाइंड फंक्शन मुझे रिटर्न करता है इस केस में 0, बिकॉज 0th इंडेक्स पे ही मेरा फ्रेज जो है वो इन मेरे को मिल रहा है। सेकेंड स्टेटमेंट में मैं फिर से इन सबस्ट्रिंग को फाइंड कर रहा हूं, पर इस केस में इन जो है वो लोअर केस में है। एक बात मैं आपको बताता हूं, ये पांचों फंक्शन केस सेंसिटिव हैं। तो इस केस में लोअर केस आई एन एग्जिस्ट ही नहीं करता माई स्ट्रिंग के अंदर, तो इस केस में ये मुझे -1 रिटर्न करेगा। थर्ड स्टेटमेंट में मैं फिर से आई एन ढूंढ रहा हूं, अपर केस में है, पर इसमें मैं बोल रहा हूं कि मुझे फिफ्थ इंडेक्स के बाद ही इसको सर्च करना है, फिफ्थ इंडेक्स से पहले इसको सर्च नहीं करना। तो फिफ्थ इंडेक्स में मेरे पास ये शुरुआत करेगा एम से। अब एम के बाद जो मेरे पास आई एन फ्रेज है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, जो कि मेरा 10th कैरेक्टर या 9th इंडेक्स है, इसलिए ये फंक्शन मुझे 9 रिटर्न कर रहा है। फोर्थ स्टेटमेंट में मैंने स्टार्ट और एंड दोनों मेंशन किए हैं। आई एन जो है ये 2 कैरेक्टर्स हैं, पर यहाँ 0 से लेके 2 तक मैं मेंशन किया है। स्टार्टिंग पॉइंट इज 0 एंड एंडिंग पॉइंट इज 2। रिमेंबर जो मेरा एंड इंडेक्स है वो एक्सक्लूसिव है, इसका मतलब वो 0 और 1 को ही सर्च करेगा। अगर मैं इसको यहाँ पे 1 कर देता हूँ तो मेरे को ये फंक्शन -1 रिटर्न करेगा। अब मैं आता हूँ इंडेक्स मेथड के ऊपर ना। इंडेक्स मेथड जैसा कि मैंने कहा कि बिल्कुल सेम वर्क करता है जैसे फाइंड वर्क करता है। तो इस सिचुएशन में मैंने जब आई एन ढूंढा तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट की तरह ही है और ये मुझे 0 रिटर्न कर रहा है। और जो अगला स्टेटमेंट है मैंने यहाँ पे स्टार्ट और एंड पॉइंट इंडेक्स भी मेंशन किया है और यहाँ पे भी मुझे वो 0 रिटर्न कर रहा है। पर जो बाकी के जो 2 स्टेटमेंट्स हैं मैंने ये कमेंट करके रखे हुए हैं।
ये 2 स्टेटमेंट्स अगर मैं एग्ज़ीक्यूट करूँगा तो ये मेरे को वैल्यू एरर थ्रो करेगा। इस स्टेटमेंट में मैं बोल रहा हूँ कि मुझे सीओ ढूँढना है, सबस्ट्रिंग जो है मेरी वो सीओ है और मुझे 5th इंडेक्स से ढूँढना है। अब 5th इंडेक्स में मेरे पास m आता है, तो इस सिचुएशन में मेरे को ये सबस्ट्रिंग नहीं मिलेगा और ये फंक्शन वैल्यू एरर थ्रो कर देगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट में भी मैं लोअर केस n ढूँढ रहा हूँ जो मुझे नहीं मिलेगा और ये वैल्यू एरर थ्रो करेगा। नाउ द क्वेश्चन इज ये दोनों फंक्शंस फाइंड और इंडेक्स की ऑलमोस्ट आइडेंटिकल फंक्शनैलिटी है, तो फिर मेरे को ये दो अलग अलग फ्लेवर्स क्यों मिल रहे हैं? तो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ एक एग्जांपल के थ्रू। सपोज कीजिए मेरे पास एक प्रोग्राम है जिसमें मेरे पास एक स्ट्रिंग मिलती है और उस स्ट्रिंग के अंदर मुझे एक पर्टिकुलर फ्रेज को ढूंढना है। तो अगर तो वो फ्रेज एग्जिस्ट करता है तो मेरा प्रोग्राम जो है वो स्टेप 1, 2 और 3 एग्जीक्यूट करेगा, और अगर वो फ्रेज एग्जिस्ट नहीं करता है तो मेरा प्रोग्राम जो है वो स्टेप 11, 12 और 13 एग्जीक्यूट करेगा। तो मेरे प्रोग्राम के पास दो ऑप्शंस अवेलेबल है। तो इस सिचुएशन में जहां मेरे पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है, मैं प्रेफर करूंगा फाइंड फंक्शन को यूज करना। अब दूसरी सिचुएशन में जहां मेरे पास एक प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में भी मेरे को एक स्ट्रिंग मिलती है और मुझे एक पर्टिकुलर फ्रेज को ढूंढना है। अगर तो मुझे वो फ्रेज मिलता है तो मैं स्टेप 1, 2 एंड 3 एग्जीक्यूट करूंगा। तो अगर वो मुझे फ्रेज नहीं मिलता है, इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ गड़बड़ है या कुछ गलत है उस स्ट्रिंग में जो मुझे पास की गई है, और जो ये फ्रेज है ये एग्जिस्ट करना ही चाहिए। उस सिचुएशन में मैं इंडेक्स फंक्शन यूज करूंगा। तो जो भी प्रोग्राम या फंक्शन मेरे को ये स्ट्रिंग पास कर रहा है, मैं उस फंक्शन को या प्रोग्राम को इंडिकेट करूंगा वैल्यू एरर के थ्रू कि जो फ्रेज मैं ढूंढ रहा हूं मुझे वो नहीं मिला है और आप उसे ठीक करके मुझे दोबारा से दीजिए। अगर मैं समराइज करूं, सिचुएशन 1 जहां मेरे पास ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों अवेलेबल है, मैं फाइंड यूज करूंगा। सिचुएशन 2 जहां मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, दूसरी ऑप्शन है ही नहीं, तो उस केस में मैं वैल्यू एरर थ्रो करूंगा। ये जो कॉन्सेप्ट है ये एक्सेप्शन हैंडलिंग का है, और जब हम एक्सेप्शन हैंडलिंग का सेशन करेंगे तो उसमें मैं इसको और भी डिटेल में कवर करूंगा। चलिए अब हम कवर करेंगे आर फाइंड, आर इंडेक्स और काउंट फंक्शन को। आर फाइंड और आर इंडेक्स जो फंक्शंस हैं ये बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही काम करते हैं जैसे फाइंड और इंडेक्स काम करते हैं। सिर्फ एक ही डिफरेंस है, आर फाइंड के केस में ये जो भी इंडेक्स सर्च करेगा ये मेरे को राइट साइड से सबसे पहले वाला या लेफ्ट साइड से सबसे आखिरी वाला सबस्ट्रिंग जो मिलेगा उसका इंडेक्स देगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में जब मैं आई एन सबस्ट्रिंग माई स्ट्रिंग में ढूंढता हूं तो ये मुझे लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हुए जो आखिरी इंस्टेंस है या आखिरी अकरेंस है आई एन का, मुझे उसका इंडेक्स रिटर्न करेगा। सेकेंड स्टेटमेंट में ये मुझे -1 रिटर्न कर रहा है क्योंकि ये फंक्शन भी केस सेंसिटिव है और मैं लोअर केस में आयन ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। थर्ड स्टेटमेंट में मैंने स्टार्टिंग इंडेक्स भी मेंशन किया है। अब क्योंकि 5 के बाद मुझे ढूंढना है तो आयन उसको फिर से मिलेगा और यहाँ पे भी मुझे वो 9 रिटर्न करेगा। फोर्थ स्टेटमेंट में ये मुझे 0 रिटर्न कर रहा है क्योंकि मैंने इसकी सर्च को लिमिट किया है स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स से। यहाँ पे भी जो 2 है ये एक्सक्लूसिव इंडेक्स है। आर इंडेक्स भी पहली स्टेटमेंट की तरह इस केस में भी सेम रिजल्ट देगा जो कि मेरे को 9 प्रिंट करेगा। और अगली स्टेटमेंट में मैंने फिर से लिमिट किया है सर्चिंग को 0 से लेके 2 के इंडेक्स तक, और इसलिए मुझे ये 0 रिटर्न कर रहा है। नाउ अब मैं अगर बात करूं इन दो स्टेटमेंट्स की, तो पहली स्टेटमेंट में मैं आई एन जो कि लोअर केस में उसको आर इंडेक्स फंक्शन के थ्रू सर्च कर रहा हूं तो ये मुझे वैल्यू एरर थ्रू करेगा। सेम केस रहेगा मेरे लिए सी ओ ढूंढना जिसको मैं 5th इंडेक्स के बाद ढूंढने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और जो सी ओ है वो इस टाइम मेरे पास 3rd इंडेक्स से शुरू होता है। चलिए अब आखिरी फंक्शन देखते हैं काउंट का। पहली इंस्टेंस में मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ काउंट को आई एन ढूंढने के लिए, तो ये मेरे को 2 रिटर्न कर रहा है क्योंकि आई एन की 2 इंस्टेंसेस इसमें हैं, एक ये सबसे पहला और एक ये वाला। और नेक्स्ट स्टेटमेंट में जब मैं आई लोअर केस में ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं तो ये मुझे 0 रिटर्न करेगा क्योंकि उसमें एक भी इंस्टेंस एग्जिस्ट नहीं करती है। अब डिस्कस करते हैं अगला सेक्शन, रिप्लेस एंड सब्स्टिट्यूट। इस केस में स्ट्रिंग जो है हमको सिर्फ एक ही फंक्शन प्रोवाइड करता है और वो है रिप्लेस। तो रिप्लेस फंक्शन में हमारे पास होते हैं 3 आर्ग्यूमेंट्स। तो पहला होता है ओल्ड, ये उस सबस्ट्रिंग को रेफर करता है हमारी स्ट्रिंग में जिसे हमने रिप्लेस करना है।
न्यू उस सब स्ट्रिंग को रेफर करता है जिससे हमको ओल्ड स्ट्रिंग को रिप्लेस करना है। और तीसरा जो आर्ग्यूमेंट है वो है काउंट, जो सजेस्ट करता है कि कितनी बार ये रिप्लेसमेंट करनी है। अगर हम ये काउंट मेंशन नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट सारी अकरेंसेस को वो रिप्लेस करता है। आइए इसका एक एग्जाम्पल भी देखते हैं। एग्जाम्पल एक्सप्लेन करने से पहले दो बातें और। पहला, ये रिप्लेस फंक्शन केस सेंसिटिव है। दूसरा, रिप्लेस फंक्शन एक नई अपडेटेड स्ट्रिंग रिटर्न करता है। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है माई स्ट्रिंग, जिसमें एक स्टेटमेंट लिखी है मैंने, वन टू वन और वन टू मेनी। पहली स्टेटमेंट में मैं वन वर्ड जो है उसको वन न्यूमरल से रिप्लेस कर रहा हूँ, और क्योंकि मैंने इसमें काउंट मेंशन नहीं किया है तो ये सारी अकरेंसेस ऑफ द वर्ड वन को रिप्लेस कर देगा। सेकेंड स्टेटमेंट में मैंने वही सेम रिप्लेसमेंट किया है, पर इस केस में मैंने काउंट को वन डाला है। तो इस केस में वो सबसे पहली अकरेंस जो है वन की उसको रिप्लेस करेगा। तीसरे केस में मैंने गलत स्पेलिंग डाली है वन की और उसको रिप्लेस करने की कोशिश करी है। इस केस में रिप्लेस जो है वो मुझे एक एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। लेट्स सी द एग्जीक्यूशन। सो इस केस में सारे वन वर्ड जो है वो वन नंबर से रिप्लेस किए हैं। आखिरी वाला क्योंकि केस सेंसिटिव है वो लोअर केस में था, रिप्लेस नहीं हुआ। सेकंड स्टेटमेंट में सिर्फ पहले वाला जो है वर्ड वो रिप्लेस हुआ है नंबर से। थर्ड केस में एक एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करिए बिकॉज इसमें कुछ रिप्लेस करने के लिए था ही नहीं। ये वाला सेक्शन काफी जल्दी हो गया। चलिए अब हम देखते हैं अगला सेक्शन जो है स्प्लिट एंड जॉइन, और इसमें हम सीखेंगे 5 फंक्शंस। और शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले 2 फंक्शन से जो है स्प्लिट और आर स्प्लिट। स्प्लिट का जो फंक्शन है वो एक स्ट्रिंग को सेपरेटर के बेस पे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो इस फंक्शन में मैं 2 आर्ग्यूमेंट्स पास करता हूँ। पहला है सेपरेटर, ये ऑप्शनल है। ये डिफाइन करता है मैं कौन सा डिलिमिटर यूज करूंगा स्ट्रिंग को स्प्लिट करने के लिए। अगर मैं कोई भी डिलिमिटर स्पेसिफाई नहीं करता तो बाय डिफॉल्ट ये व्हाइट स्पेसेस या स्पेस ले लेता है एज अ डिलिमिटर। नाउ दूसरा है मैक्स स्प्लिट। तो ये मुझे सजेस्ट करता है कि मुझे कितने स्प्लिट्स करने हैं। अगर मैं मैक्स स्प्लिट मेंशन नहीं करता हूं तो ये पूरी स्ट्रिंग को स्प्लिट करेगा। अदरवाइज जो भी नंबर मैं मेंशन करूंगा उतनी बार ही ये स्ट्रिंग को स्प्लिट करेगा और बाकी की बची हुई स्ट्रिंग को स्प्लिट नहीं करेगा। चलिए इसके एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले मैंने एक स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर किया है अल्फाबेट्स के नाम से, और जहां पे मैंने हर अल्फाबेट के बाद एक डॉट मेंशन किया है। आखिरी अल्फाबेट ई के साथ मैंने डॉट मेंशन नहीं किया है। तो अगर हम इस स्ट्रिंग को अगर मुझे स्प्लिट करना है तो मैं पहले स्टेटमेंट में जहां पे मैंने कोई भी डिलिमिटर मेंशन नहीं की है उस केस में ये जो स्पेस है ए और बी के बीच में और इन अल्फाबेट्स के बीच में, ये मेरा डिफॉल्ट डिलिमिटर होगा और ये मुझे रिजल्ट देगा कुछ इस तरह से ए डॉट बी डॉट सी डॉट डी डॉट एंड ई। नाउ एक बात और, ये जो रिजल्ट मेरे पास आ रहा है, जो आउटपुट है, वो एक लिस्ट की फॉर्म में है। आप ये इजीली चेक कर सकते हैं विद दिस स्क्वायर ब्रैकेट्स इन द रिजल्ट। नेक्स्ट सेकंड स्टेटमेंट में मैंने डॉट को डिलिमिटर की तरह मेंशन किया है। तो जैसे ही इसको स्ट्रिंग के अंदर डॉट मिलेगा ये इस डॉट को इग्नोर करेगा और उसके बाद से ये स्ट्रिंग को पढ़ना शुरू करेगा। दैट इज व्हाई इन द सेकंड आउटपुट आप ये नोट करेंगे कि बी से पहले एक स्पेस है, सी से पहले भी एक स्पेस है और डी और ई से पहले भी एक स्पेस है। क्योंकि मेरा डिलिमिटर इसमें डॉट था तो डॉट के बाद का वो सारे कैरेक्टर्स पिक करेगा जब तक कि उसको नेक्स्ट डॉट नहीं मिलता। तीसरे स्टेटमेंट में मैंने इसमें डॉट के साथ स्पेस भी डाला है, तो इस केस में मैंने 2 कैरेक्टर्स का डिलिमिटर लिया है। अब यहाँ पे मेरे पास जो लिस्ट आ रही है आउटपुट की वो बहुत ज्यादा क्लीन है क्योंकि मुझे कहीं पे भी कोई भी एक्स्ट्रा स्पेसेस नहीं दिख रहे हैं। जब मैंने आपको ये 2 एग्जांपल्स शेयर किए तो मेरा इंटेंशन ये था शेयर करने का कि जब हम स्प्लिट करते हैं और हम सिर्फ एक डिलिमिटर देते हैं तो उसके बेसिस पे कभी-कभी हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा स्पेसेस भी आते हैं जो शायद हमें नहीं चाहिए। तो जब आप डिलिमिटर मेंशन करें तो इंश्योर करें कि अगर आपको स्पेसेस नहीं चाहिए जो वर्ड्स आप स्प्लिट कर रहे हैं तो आपका जो स्प्लिटर है, जो आपका डिलिमिटर है, वो अकॉर्डिंगली डिफाइंड हो। फोर्थ स्टेटमेंट में मैंने जो डिलिमिटर दिया है वो एक एक्स्ट्रा स्पेस के साथ दिया है। नाउ इस केस में क्योंकि मेरे पास ये डिलिमिटर एग्जिस्ट ही नहीं करता तो इस केस में वो स्ट्रिंग को एक ही एलिमेंट लिस्ट बना के मेरे को लिस्ट में रिटर्न कर देगा। नाउ टिल दिस पॉइंट स्प्लिट और आर स्प्लिट में दोनों में कहीं पे भी कोई भी फर्क नहीं है, दोनों का बिहेवियर बिल्कुल एक जैसा है। नाउ जब हम बात करते हैं दूसरा आर्ग्यूमेंट मैक्स स्प्लिट की या नंबर ऑफ स्प्लिट्स जो हमें चाहिए, उस केस में आर स्प्लिट और आर स्प्लिट का जो बिहेवियर है वो डिफरेंट हो जाता है।
सो स्प्लिट के केस में ये 2 बार स्ट्रिंग को स्प्लिट करेगा और तीसरी बार स्प्लिट नहीं करेगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और आर स्प्लिट के अंदर ये राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हुए 2 बार स्प्लिट करेगा और उसके बाद स्प्लिट नहीं करेगा। तो स्प्लिट के केस में यू आप देखेंगे कि मेरे पास ए और बी दो अलग अलग एलिमेंट्स आ रहे हैं और सी डी ई जो है वो एक सिंगल एलिमेंट बन के आया है। और आर स्प्लिट के केस में ए बी सी जो है मेरे पास एक सिंगल एलिमेंट बन के आया है, डी और ई जो है वो अलग अलग एलिमेंट्स है। चलिए अब देखते हैं अगले दो फंक्शंस जो है पार्टीशन और आर पार्टीशन। सो पार्टीशन फंक्शन जो है वो एक स्ट्रिंग को डीलिमिटर के बेस पे दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। जैसे ही उसको डीलिमिटर मिलता है उसी पॉइंट पे स्ट्रिंग के दो पार्ट्स कर देता है। पहला पार्ट जो डीलिमिटर के लेफ्ट साइड का होता है, दूसरा पार्ट जो डीलिमिटर के राइट साइड में होता है। ये फंक्शन एक टपल रिटर्न करता है जिसके अंदर तीन एलिमेंट्स होते हैं। पहला एलिमेंट होता है लेफ्ट साइड ऑफ द स्ट्रिंग, सेकंड एलिमेंट होता है जो सेपरेटर है, तीसरा एलिमेंट होता है राइट साइड ऑफ द स्ट्रिंग। आर पार्टीशन भी बिल्कुल और पार्टीशन की तरह ही काम करता है, बस ये राइट से लेफ्ट की तरफ जाता है। चलिए इसके भी दो एग्जाम्पल देखते हैं। इस केस भी मैंने अल्फाबेट्स नाम का एक स्ट्रिंग डिफाइन किया है और जो मेरा पहला स्टेटमेंट है जहां मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को अल्फाबेट्स को पार्टीशन करना है डॉट और स्पेस के बेसिस पे। तो इस केस में जैसे ही उसको फर्स्ट डॉट और स्पेस मिलेगा जो कि इमिडिएटली आफ्टर ए है, तो वो इस स्ट्रिंग को दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा। पहला पार्ट इज ए, दूसरा पार्ट ये जो मेरा सेपरेटर है और तीसरा बाकी का बचा हुआ स्ट्रिंग जो है। नाउ आर पार्टीशन के केस में ये सेम एक्टिविटी होगी बट राइट साइड से होगी। तो पहला पार्ट जो है मेरा स्ट्रिंग का इस केस में ए से लेके डी तक होगा, दूसरा मेरा सेपरेटर होगा और तीसरा मेरा सबसे पहला एलिमेंट राइट साइड से। तीसरे स्टेटमेंट में मैंने आर पार्टीशन किया है और जिसमें मैंने सेपरेटर में एक एक्स्ट्रा स्पेस ऐड किया। नाउ इस केस में लेफ्ट साइड में जाने के लिए कुछ है ही नहीं तो ये मेरे को ब्लैंक देगा। सेपरेटर मेरा जो है वो भी ब्लैंक रहेगा और राइट साइड पे पूरी की पूरी स्ट्रिंग आ जाएगी जो इंडिकेट करेगा कि लेफ्ट साइड के पार्टीशन में कुछ है ही नहीं। अब अगर मैं आर पार्टीशन की जगह इसको पार्टीशन में चेंज करूं तो इस केस में इसने लेफ्ट पार्ट में सब कुछ दिया है क्योंकि पार्टीशन लेफ्ट से आगे आता है और बीच वाला जो सेपरेटर है वो ब्लैंक है और राइट साइड भी ब्लैंक है। ये जो हम फंक्शन यूज कर रहे हैं पार्टीशन का, इसका मेरे को एक प्रैक्टिकल यूज केस भी आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक फाइल की डिटेल्स है अलोंग विद इट्स पाथ, तो अगर मुझे फाइल नेम को एक्सट्रैक्ट करना है फ्रॉम द होल फाइल पाथ तो उस केस में मैं आर पार्टीशन को यूज कर सकता हूँ। अगर मैं इसका आउटपुट देखूं तो ये आएगा मेरे पास माय फाइल टेक्स्ट। ये एक यूज केस है जिसमें हम आर पार्टीशन या पार्टीशन को यूज कर सकते हैं। हम इसको फाइल का एक्सटेंशन भी एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं अगला फंक्शन स्प्लिट लाइन्स। ये फंक्शन एक स्ट्रिंग को डिवाइड करता है लिस्ट ऑफ लाइंस में डिपेंडिंग ऑन द लाइन ब्रेक्स। ये जो लाइन ब्रेक कैरेक्टर्स होते हैं ये न्यू लाइन कैरेक्टर हो सकता है या फिर एक कैरेज रिटर्न कैरेक्टर हो सकता है। जनरली हम स्प्लिट लाइन्स फंक्शन मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स को मैनेज करने के लिए यूज करते हैं और ये ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करता है न्यू लाइन और कैरेज रिटर्न कैरेक्टर्स को। अगर मैं इस फंक्शन का आर्ग्यूमेंट कीप इन ट्रू मेंशन करता हूं तो वो लाइन ब्रेक कैरेक्टर को भी स्ट्रिंग का पार्ट बनाता है, अदरवाइज वो लाइन ब्रेक कैरेक्टर को इंक्लूड नहीं करता। आइए इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। ना इस एग्जांपल में सबसे पहले मैंने एक एमएल स्ट्रिंग डिफाइन करी है जिसमें मैंने मल्टीपल न्यू लाइन कैरेक्टर और कैरेज रिटर्न कैरेक्टर्स मेंशन किए हैं। पहली स्टेटमेंट में जब मैं स्प्लिट लाइंस फंक्शन को कॉल करूंगा तो ये हर लाइन को जैसे ही उसको लाइन ब्रेक कैरेक्टर मिलेगा उसको एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके मुझे इसका ओवरऑल आउटपुट एक लिस्ट में देगा। दिस इज द आउटपुट और इसमें इसने कोई भी लाइन ब्रेक कैरेक्टर इंक्लूड नहीं किया है। नाउ इन द सेकेंड स्टेटमेंट जहां पे मैंने ये आर्ग्यूमेंट ट्रू किया है तो इस केस में जो आउटपुट आएगा उसमें वो लाइन ब्रेक कैरेक्टर को भी इंक्लूड कर रहा है। यही डिफरेंस है इन दोनों फंक्शंस के अंदर। चलिए अब आखिरी फंक्शन डिस्कस करते हैं इस कैटेगरी का जो कि है ज्वाइन फंक्शन। ये ज्वाइन फंक्शन एक आइटरेबल एक्सेप्ट करता है। सो आइटरेबल एक वो ऑब्जेक्ट है जिसके एलिमेंट्स को मैं एक एक करके एक्सेस कर सकता हूँ। सो ये ज्वाइन फंक्शन इन सारे एलिमेंट्स को ज्वाइन करेगा और मुझे एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है और ये दो एलिमेंट्स को गिवन स्ट्रिंग सेपरेटर के साथ ज्वाइन करता है। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। नाउ इस एग्जाम्पल में मैंने एक लिस्ट बनाई है माई लिस्ट जिसके अंदर मैंने तीन एलिमेंट्स डाले हैं
हैं इन कंप्यूटिंग एंड वर्ड। सो पहले एग्जांपल में मैंने सेपरेटर को एक एम्प्टी स्ट्रिंग मेंशन किया है और जब मैं ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करूंगा सेपरेटर डॉट जॉइन माई लिस्ट, तो ये मुझे आउटपुट देगा एक स्ट्रिंग इन द फॉर्म ऑफ इन कंप्यूटिंग वर्ड जिसमें कहीं पे भी कोई स्पेस नहीं है। ये सेकंड स्टेटमेंट भी फर्स्ट स्टेटमेंट की तरह है, ये सिर्फ फर्क इतना है कि मैंने यहाँ पे सेपरेटर जो है वो ऐसे डबल सिंगल कोट में मेंशन किया है। तो इसका पर्पस है कि मैं एक ब्लैंक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ जिसका मैं ज्वाइन फंक्शन कॉल कर रहा हूँ और उसको मैं माई लिस्ट एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूँ। इसका आउटपुट भी इन कंप्यूटिंग वर्ड विदाउट एनी स्पेसेस होगा। बाय द वे ये वाली नोटेशन आपको बहुत ज्यादा और कॉमनली मिलेगी जब आप इस तरह के कोड को गूगल करेंगे या कहीं और सर्च करेंगे। ये वाला जो कोड है जो मैंने आपको दिखाया है, ये मैंने आपको इसलिए दिखाया ताकि आपको इस कॉन्सेप्ट इजीली समझ आ सके, बट दिस इज द नोटेशन जो कि आप कॉमनली देखेंगे। नाउ सेकंड एग्जांपल में मैंने सेपरेटर जो है वो एक स्पेस लिया है। इस केस में जो मेरे पास आउटपुट आएगा वो हर एलिमेंट के बाद इन कंप्यूटिंग वर्ल्ड हर एलिमेंट के बाद वो एक स्पेस ऐड कर देगा। दिस इज द आउटपुट, दिस इज द आउटपुट। यहाँ पे भी मैंने ये दोनों नोटेशंस दिखाए हैं। तीसरे में मैंने एक कॉमा एज अ सेपरेटर लिया है। इसका जो आउटपुट होगा वो हर एलिमेंट के बाद एक कॉमा ऐड कर देगा। सो विद दिस आई फिनिश दिस सेक्शन और हम समझते हैं अगला सेक्शन जो कि है कैरेक्टर टाइप चेक्स। और हम ये फंक्शंस यूज करते हैं स्ट्रिंग वेरिएबल्स की प्रॉपर्टीज को चेक करने के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे तीन फंक्शंस, इज लोअर, इज अपर और इज स्पेस। सो इज लोअर फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा जब उसके अंदर सारे अल्फाबेट्स लोअर केस में होंगे। अगर उस स्ट्रिंग के अंदर कोई व्हाइट स्पेस, नंबर्स या स्पेशल कैरेक्टर्स हैं तो वो इग्नोर हो जाते हैं। इज अपर भी बिल्कुल वैसे ही काम करेगा कि सारे अल्फाबेट्स अगर अपर केस में है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इस स्पेस फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा जब स्ट्रिंग में सिर्फ और सिर्फ व्हाइट स्पेसेस हैं। आइए इनके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। नाउ इन एग्जांपल्स के अंदर पहली चार रोज जो हैं ये ट्रू रिटर्न कर रही हैं। आखिरी वाली जो स्टेटमेंट है इसमें मैंने ए को अपर केस में लिया है तो इस केस में ये फॉल्स रिटर्न करेगा। चारों केस में ये मेरे को ट्रू रिटर्न कर रहा है क्योंकि चारों केसेस में मेरे पास जो अल्फाबेट्स हैं वो लोअर केस में है और फिफ्थ स्टेटमेंट में अल्फाबेट जो है वो अपर केस में है। अब देखते हैं इज अपर के एग्जांपल्स। नाउ इन स्टेटमेंट्स में भी मेरे पास वही पहली चार रोज जो है ये मेरे को ट्रू रिटर्न करेंगे क्योंकि ए बी सी जो अल्फाबेट्स है इसमें चारों केसेस में अपर केस में है। आखिरी स्टेटमेंट में मैंने ए को लोअर केस में लिया है तो इसलिए वो मेरे को फॉल्स रिटर्न करेगा और बाकी के सारे जो कैरेक्टर्स हैं, स्पेस या नंबर्स, ये सब इग्नोर हो जाएंगे। अब देखते हैं इस स्पेस के एग्जांपल्स। नाउ इस केस में मैंने यहाँ पे एक सिंगल स्पेस लिया तो ये मेरे को ट्रू रिटर्न करेगा। तो दूसरी स्टेटमेंट में मैंने एक ब्लैंक स्टेटमेंट लिया या एम्प्टी स्ट्रिंग लिया, इस केस में ये मेरे को फॉल्स रिटर्न करेगा। और आखिरी में मैंने एक स्पेस और एक अल्फाबेट भी लिया है और इस केस में ये मेरे को फिर से फॉल्स रिटर्न करेगा। चलिए अब देखते हैं बाकी के और फंक्शंस। अब मैं दो फंक्शंस और कवर करूंगा। पहला है इज अल्फा। तो जब स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट्स हो, चाहे वो लोअर केस में है या अपर केस में है, उस केस में ये फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फंक्शन फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर स्ट्रिंग में कोई व्हाइट स्पेस, नंबर या स्पेशल कैरेक्टर्स हैं तो भी ये फंक्शन फॉल्स रिटर्न करेगा। दूसरा फंक्शन है इज एलनम। तो इस केस में अगर स्ट्रिंग के अंदर अल्फाबेट्स हैं, चाहे वो लोअर केस हैं या अपर केस हैं या डिजिट्स हैं, तो इस केस में ये फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा। अगर स्ट्रिंग के अंदर व्हाइट स्पेसेस या स्पेशल कैरेक्टर्स हैं तो ये फंक्शन फॉल्स रिटर्न करेगा। आइए इसके कुछ अब एग्जांपल्स देखते हैं। पहली स्टेटमेंट में मेरे पास अल्फाबेट्स अपर और लोअर केस में है तो इस केस में ये फंक्शन जो है वो ट्रू रिटर्न करेगा। सेकेंड स्टेटमेंट में मैंने एक स्पेस डाला है तो इस केस में ये फॉल्स रिटर्न करेगा और थर्ड में मेरे पास नंबर्स हैं तो भी ये फॉल्स रिटर्न करेगा। नाउ जो फोर्थ स्टेटमेंट है ये एलनम फंक्शन के लिए है और इस केस में क्योंकि इसके अंदर अल्फाबेट्स हैं अपर या लोअर केस और नंबर है तो ये मेरे को ट्रू रिटर्न करेगा। सेकेंड स्टेटमेंट में मैंने एक एक्स्ट्रा स्पेस डाला है तो इस केस में ये मेरे को फॉल्स रिटर्न करेगा। अब हम देखते हैं तीन और फंक्शंस। नाउ ये तीन फंक्शंस हैं इज डेसिमल, इज डिजिट और इज न्यूमेरिक। ये तीनों फंक्शंस बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दैट मींस अगर इंटरव्यूअर को इन क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में पता है तो वो आपको अच्छे से इसमें कंफ्यूज कर सकता है। तो चलिए समझते हैं कि तीन फंक्शंस का पर्पस क्या है और हम कब कहाँ कैसे यूज कर सकते हैं। बाय द वे मोस्ट ऑफ द टाइम आपका काम इस डेसिमल या इस डिजिट से चल जाएगा, बट स्टिल इट्स इंपॉर्टेंट कि हमें पता होना चाहिए कि इनके डिफरेंसेस क्या है। सो इस डेसिमल फंक्शन ट्रू तब रिटर्न करता है जब हमारे पास
स्ट्रिंग में नंबर्स हैं बेस 10 के, दैट मीन्स 0 से लेके 9 तक अगर उसके अंदर नंबर है हमारे पास स्ट्रिंग में, तो ये फंक्शन ट्रू रिटर्न करता है। एक बात और, क्योंकि हम यहाँ पे यूनिकोड स्ट्रिंग्स की बात करते हैं, तो ये नंबर्स जो हैं ये किसी और लैंग्वेज में अगर हो, चाहे वो अरेबिक में हो या हिंदी में हो, तो उसमें भी ये हमको ट्रू रिटर्न करता है। नाउ अगला फंक्शन है इस डिजिट। इस डिजिट फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा जब हमारे पास स्ट्रिंग में नंबर्स हो। ये नंबर्स डेसिमल डिजिट्स, जैसा मैंने इस डेसिमल के लिए बोला, उसके लिए तो वैलिड हैं ही। इसके अलावा अगर आप कोई नंबर दिखाते हैं जैसे 2 रेज़ टू द पावर 4 और 2 रेज़ पावर 7, तो वो जो सुपरस्क्रिप्ट में 7 लिखा है उसके केस में भी ये ट्रू रिटर्न करेगा। अगर आपने कोई सर्कल्ड डिजिट लिखा है, ये अगेन यूनिकोड का पार्ट है जहाँ पे हम नंबर्स को सर्कल के अंदर मेंशन करते हैं, उनकी अलग से वैल्यू होती है यूनिकोड में, तो उसके लिए भी ये ट्रू रिटर्न करेगा। अब तीसरा आता है इज न्यूमेरिक। नाउ इज न्यूमेरिक जो है वो ट्रू रिटर्न करेगा जब हमारे पास स्ट्रिंग में कोई नंबर, फ्रैक्शन, डिजिट, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट्स हो। तो इसके केस में इज न्यूमेरिक में अगर मेरे पास फ्रैक्शंस भी हैं तो उसके केस में भी ये मेरे को ट्रू रिटर्न करेगा। मैं आपके साथ अभी एक टेबल शेयर करूंगा जो समराइज करता है कि ये फंक्शंस कैसे बिहेव करते हैं अलग अलग नंबर्स के साथ, और इसका जो कोड है वो भी मैं नीचे एज एन एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूँ ना। अगर आप इस इमेज को देखें, मेरी इमेज मैंने गिटहब पर भी रखी हुई है आपके रेफरेंस के लिए। तो अगर मैं सिर्फ नंबर्स लेता हूँ 1 2 3 4 5, तो इस केस में इस डिजिट, इस डेसिमल, इस न्यूमेरिक तीनों फंक्शंस मेरे को ट्रू रिटर्न कर रहे हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में मैंने नंबर के साथ एक स्पेस ऐड किया है, तो इस केस में तीनों फंक्शंस मेरे को फॉल्स रिटर्न कर रहे हैं। नाउ थर्ड एग्जाम्पल में मैंने फ्रैक्शन डाला है 1/4। नाउ इसको ये वल्गर फ्रैक्शन बोलते हैं, बट आई डू नॉट नो द रीजन व्हाई दे कॉल इट अ वल्गर फ्रैक्शन, बट इस केस में सिर्फ इस न्यूमेरिक मेरे को ट्रू रिटर्न करता है, क्योंकि ये एक डेसिमल के केस में ये एक डेसिमल नंबर नहीं है और डिजिट के केस में भी ये मेरे पास नहीं आ रहा है, तो ये मेरे को फॉल्स रिटर्न करते हैं। नाउ अगले स्टेटमेंट में मेरे पास है अरेबिक 9। तो इस केस में अरेबिक 9 इस डिजिट मेरे को ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि ये नंबर है। इस डेसिमल भी, क्योंकि ये बेस 10 का है, ट्रू रिटर्न कर रहा है, और इस न्यूमेरिक भी मेरे को ट्रू रिटर्न करेगा। अगले एग्जाम्पल में मैंने हिंदी का नंबर 1 कैरेक्टर लिया है, उस केस में भी ये तीनों मेरे को ट्रू रिटर्न कर रहे हैं। नाउ इसके बाद के एग्जाम्पल मैंने लिखा है सर्कल्ड नंबर, जिसके केस में इस डिजिट और इस डेसिमल दोनों मेरे को फॉल्स रिटर्न कर रहे हैं। नाउ ऑल्दो हमने सर्कल्ड नंबर को नंबर बोला है, बट ये एक नंबर नहीं है। इस केस में डिजिट और डेसिमल दोनों ने मेरे को फॉल्स रिटर्न किया है, बट क्योंकि इसकी वैल्यू न्यूमेरिक है तो इसलिए मेरे को न्यूमेरिक फंक्शन ने ट्रू रिटर्न किया है। नेक्स्ट एग्जांपल में बस सुपरस्क्रिप्ट 5 है। तो सुपरस्क्रिप्ट 5 इज अ डिजिट बिकॉज इट्स अ डिजिट, बट इट डजंट बिलोंग टू डेसिमल बेस 10। तो डेसिमल बेस 10 में सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट बिलोंग नहीं करते हैं, तो इसलिए इस केस में ये फॉल्स रिटर्न करता है। सर्कल्ड डिजिट, सो नाउ अभी अगर आप देखें, पहले मैंने लिखा था सर्कल्ड नंबर और यहाँ पे है मेरे पास सर्कल्ड डिजिट। सो दोनों हमारे पास यूनिकोड के अंदर अलग अलग वैल्यूज हैं, तो बिकॉज इट इज कॉल्ड अ डिजिट, तो इस डिजिट मेरे को ट्रू रिटर्न कर रहा है, और डेसिमल में ये मेरे को फॉल्स और न्यूमेरिक के लिए ट्रू रिटर्न कर रहा है। और यहाँ पे मैंने 2 रेज़ पावर 7 मेंशन किया है, तो डिजिट के लिए ये ट्रू है, बट डेसिमल के लिए अगेन फॉल्स है। इसके साथ मैं आपके साथ एक आर्टिकल का लिंक भी शेयर करूंगा स्टैक ओवरफ्लो का, जो आपको इसके बारे में और भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देगा इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड कि इसके बारे में और थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहते हैं तो। क्योंकि ये सारे कैरेक्टर्स जो हमारे पास हैं ये यूनिकोड में होते हैं, और हमारे पास जैसे आपने देखा सर्कल नंबर और सर्कल डिजिट्स दोनों अलग अलग हैं, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं जब हम इनको सिर्फ सामने से देखते हैं, बट इनकी वैल्यूज जो हैं वो अलग अलग होती हैं। नाउ अब एक सवाल है कि ये यूनिकोड वैल्यूज जो हैं, अगर मैं इनको लिखना चाहूँ या मैं इनको अपने फंक्शन में यूज करना चाहूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो उसके केस में आसान है कि आप या तो कैरेक्टर मैप यूज कर सकते हैं या फिर आप गूगल भी कर सकते हैं, जहाँ पे आपको यूनिकोड कैरेक्टर्स के वैल्यूज दिए जाते हैं। तो आप इनको अगर टाइप करना चाहें, तो अगर आपके पास फुल साइज्ड कीबोर्ड है तो उसमें आप ऑल्ट के साथ न्यूमेरिक पैड पे वो नंबर टाइप करके आप उन वैल्यूज को प्रिंट कर सकते हैं। और इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो मैंने नीचे आपके साथ शेयर किए हुए हैं सारे कोड में, जो कि मैंने अभी कमेंट किए हुए हैं, जिनका रिजल्ट मैंने आपको यहाँ पे टेबल पे शेयर किया है।
इसी के साथ मेरा ये सेक्शन भी खत्म होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर, जो है स्ट्रिंग मॉडिफिकेशन। इसमें जो हमारे पास फंक्शंस हैं वो हम यूज करते हैं स्ट्रिंग की अपीयरेंस और स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए, और ये फंक्शंस सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अपर फंक्शन जो है वो स्ट्रिंग में जितने भी मेरे पास अल्फाबेट्स हैं उनको अपर केस में कन्वर्ट करेगा, लोअर फंक्शन लोअर केस में कन्वर्ट करेगा अल्फाबेट्स को। कैपिटलाइज फंक्शन जो है वो पहला जो कैरेक्टर है स्ट्रिंग का उसको कैपिटलाइज करेगा। टाइटल फंक्शन जो है, अगर मेरे पास स्ट्रिंग में मल्टीपल वर्ड्स हैं तो हर वर्ड के पहले कैरेक्टर को वो कैपिटलाइज करेगा। नाउ एलजस्ट, आरजस्ट और सेंटर फंक्शन जो हैं ये स्ट्रिंग को लेफ्ट लाइन, राइट लाइन या सेंटर करते हैं। तो इसमें पहला आर्ग्यूमेंट है विड्थ, जो डिफाइन करता है कि कितनी विड्थ के साथ हम उसको अलाइन करना है। फिल कैर जो कि एक ऑप्शनल है, इसका डिफॉल्ट वैल्यू स्पेस होता है, अदरवाइज हम कोई और कैरेक्टर भी मेंशन कर सकते हैं। आइए इनके एग्जांपल्स देखते हैं। एक बात और, क्योंकि स्ट्रिंग इम्यूटेबल है तो ये फंक्शंस जब स्ट्रिंग को मॉडिफाई करते हैं तो स्ट्रिंग की एक मॉडिफाइड कॉपी रिटर्न करते हैं। ओरिजिनल स्ट्रिंग वैसी की वैसी ही रहती है। पहली स्टेटमेंट में एबीसी जो लोअर केस में है ये अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट में अपर केस को ये लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। कैपिटलाइज में अब मैं यूज कर रहा हूँ माई स्ट्रिंग वेरिएबल, तो उसमें आई को अपर केस करेगा। और फोर्थ स्टेटमेंट जहां पे मैं टाइटल कर रहा हूं उसमें ये आई, सी और डब्ल्यू इन तीन कैरेक्टर्स को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। एलजस्ट फंक्शन जो है वो एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा जो 10 कैरेक्टर्स का होगा और जिसमें पहले 4 कैरेक्टर्स जो है वो ABCD होंगे और ये लेफ्ट जस्टिफाइड होगा, और बाकी के सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो स्पेस होंगे। आरजस्ट के केस में हमारे पास एक 10 कैरेक्टर्स का स्ट्रिंग होगा जिसमें ABCD राइट जस्टिफाइड होगा और लेफ्ट साइड पे जो पैडिंग होगी वो @ साइन से होगी। और सेंटर फंक्शन के केस में जिसमें ABCD मिडिल में होगा और लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पे @ से पैडिंग होगी। सो दिस कवर्स द सेक्शन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की ओर, जो है ट्रिम एंड स्ट्रिप, और इसको हम यूज करते हैं लीडिंग और ट्रेलिंग अनवांटेड कैरेक्टर्स को रिमूव करने के लिए। तो स्ट्रिप फंक्शन जो है वो दोनों लेफ्ट और राइट साइड दोनों से रिमूव करेगा अनवांटेड कैरेक्टर्स को। एल स्ट्रिप जो है वो लेफ्ट साइड से और आर स्ट्रिप जो है वो राइट साइड से अनवांटेड कैरेक्टर्स को रिमूव करता है। ये तीनों फंक्शन एक ही आर्ग्यूमेंट लेते हैं जो कि ऑप्शनल है, और अगर हम इसको मेंशन नहीं करते हैं तो ये व्हाइट स्पेसेस को रिमूव करेगा, और अगर हम कोई कैरेक्टर या स्ट्रिंग मेंशन करते हैं तो वो उस कैरेक्टर या स्ट्रिंग को तब तक रिमूव करेगा जब तक उसके अगेंस्ट कोई मिसमैच नहीं मिलता। आइए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। पहले स्टेटमेंट में मैंने स्ट्रिप मेंशन किया है बिना किसी आर्ग्यूमेंट के, तो ये जितने भी मेरे व्हाइट स्पेसेस एंड में और शुरुआत में है उन दोनों को रिमूव कर देगा। सेकंड स्टेटमेंट में मैंने इसको पैटर्न दिया है DE और स्पेस, तो ये DE के पैटर्न को मैच करके DE को डिलीट करेगा, और ये जो स्पेस है इसके हिसाब से जितने भी मेरे लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसेस बचते हैं उनको भी डिलीट कर देगा। थर्ड स्टेटमेंट में मैंने सिर्फ E अल्फाबेट दिया है, इस केस में वो सिर्फ लास्ट वाला ई डिलीट करेगा, बाकी जो ई जो मेरे पास बीच में एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको डिलीट नहीं करेगा, क्योंकि पैटर्न में मैंने सिर्फ ई अल्फाबेट दिया है जो कि आखिरी में मैच हो रहा है, इसीलिए हमारे पास ये स्टेटमेंट आएगा। सो लास्ट स्टेटमेंट में मैंने ए बी और स्पेस मेंशन किया है, तो इस केस में जितने भी मेरे ए बी हैं विद वो डिलीट करेगा, और जो मेरे पास स्पेसेस हैं उनको भी ये डिलीट करके मेरे को सिर्फ XYZ देगा। एक एग्जांपल हम और देखते हैं ना। इस केस में मैं सिर्फ ए बी को रिमूव करता हूं, और फिर अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो ये मेरे को सिर्फ पहला ए बी जो है वही इसने मेरे को रिमूव करके दिया है, और इस केस में जो स्पेसेस हैं लीडिंग और ट्रेलिंग उसने उनको मेंटेन करके रखा है। अब देखते हैं एग्जांपल एल स्ट्रिप्स का। एल स्ट्रिप के केस में हम जो भी अनवांटेड कैरेक्टर्स रिमूव करने चाहते हैं वो लेफ्ट साइड से ही होंगे। सो पहली स्टेटमेंट में मैंने कोई भी आर्गुमेंट मेंशन नहीं किया, तो लेफ्ट साइड से ये स्पेसेस को रिमूव कर रहा है, बट राइट साइड पे जो स्पेस है उसने रिमूव यहाँ पे इफ यू सी द रिजल्ट नहीं किया है। सेकंड स्टेटमेंट मैंने स्पेस DE और स्पेस मेंशन किया है यहाँ पे, तो इस केस में ये जो स्पेस है ये इससे मैच होगा और मेरे को यहाँ से वो स्पेस रिमूव करके देगा, बट मुझे ये इसने DE रिमूव नहीं करके दिया है, जो राइट साइड पे उसने कुछ भी रिमूव नहीं किया है, क्योंकि DE का जो पैटर्न है वो यहाँ पे मिसमैच में आ गया है। थर्ड स्टेटमेंट में मैंने E रिमूव करने की कोशिश करी है, तो इस केस में भी मेरे को इसने कुछ भी रिमूव नहीं किया है, क्योंकि लेफ्ट साइड पे ई हमको पहले ही नहीं मिला है, पहले ही कैरेक्टर पे मेरे को मिसमैच हो गया है। लास्ट स्टेटमेंट में मैंने ए बी और स्पेस लिया है, तो इस केस में ए बी स्पेस जितने भी मेरे लेफ्ट साइड में हैं वो डिलीट हो जाएंगे। एक्स के आते ही मेरा पैटर्न मिसमैच हो जाएगा, तो उसके आगे कुछ भी रिमूव नहीं करेगा, इसलिए मुझे ये रिजल्ट देगा।
अब देखते हैं आर स्ट्रिप के सैंपल्स। नाउ आर स्ट्रिप के केस में मैं राइट साइड से अनवांटेड कैरेक्टर्स हटा रहा हूँ। तो इस सिचुएशन में मेरे को इसने लेफ्ट में ए बी सी के स्पेस दिया है पर राइट में इसने डिलीट कर दिया है। सेकेंड स्टेटमेंट में मैंने स्पेस डीई और स्पेस लिया है, तो इस केस में मेरे को ये उसने राइट साइड से स्पेसेस जो हैं वो हटा दिए हैं और डीई को भी हटा दिया है, बट लेफ्ट साइड पे बिकॉज पैटर्न मिसमैच है तो ये स्पेस मेंटेन रहा है आंसर। थर्ड स्टेटमेंट में ई जो है राइट साइड पे है, तो राइट साइड का ई मैच हुआ है इसलिए उसने लास्ट कैरेक्टर हटा दिया है। और लास्ट स्टेटमेंट में ए बी स्पेस जो है वो राइट साइड से स्ट्रिप कर रहा है, तो राइट साइड का स्ट्रिप हो जाएगा। इसके बाद जैसे ही वो एक्स वाई जेड की तरफ आएगा तो वो मिसमैच है, तो उसके बाद लेफ्ट साइड पे वो कुछ भी रिमूव नहीं करेगा। बाय द वे ये फंक्शन भी हमें एक नई स्ट्रिंग रिटर्न करते हैं, ओरिजिनल को अपडेट नहीं करते हैं। एक बात और, ये फंक्शंस जो हैं दिखने में थोड़े से आसान हैं बट ये कभी-कभी थोड़े से ट्रिकी भी हो सकते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा कि आप इन 3 फंक्शंस को थोड़ा-सा और प्रैक्टिस कीजिए, ताकि जब हम आपको समझ आए, जब हम मल्टीपल पैटर्न्स देते हैं जैसे स्पेस और डीई, तो ये 2 अलग-अलग पैटर्न ने आइडेंटिफाई कर रहा है, तो उस सिचुएशन में ये फंक्शन कैसे बिहेव करेगा। इसी के साथ मेरा ये सेक्शन भी खत्म होता है। अब अगले सेक्शन में हम चेक करेंगे कि मेरे पास जो स्ट्रिंग है वो किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर या सब स्ट्रिंग से शुरू या फिनिश हो रही है या नहीं। और इसके लिए हमारे पास 2 फंक्शंस है। पहला है स्टार्ट्स विद, जो चेक करेगा कि स्ट्रिंग एक गिवन प्रीफिक्स के साथ शुरू हो रही है या नहीं। और स्टार्ट्स और एंड हमारे 2 ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट्स हैं जो इंडिकेट करते हैं स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन प्रीफिक्स को चेक करने के लिए। सिमिलरली हमारे पास है फंक्शन एंड्स विद, जो सुफिक्स को चेक करता है कि स्ट्रिंग उस सुफिक्स से फिनिश हो रही है या नहीं। इस फंक्शन में भी 2 ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट्स हैं जो आइडेंटिफाई करते हैं बिगिनिंग और एंडिंग इंडेक्स सुफिक्स के सर्च की। एक बात और, ये दोनों फंक्शंस में हम सुफिक्स और प्रीफिक्स में स्ट्रिंग के साथ एक टपल ऑफ स्ट्रिंग्स भी मेंशन कर सकते हैं। चलिए अब इनके एग्जांपल्स देखते हैं। पहली स्टेटमेंट में मैं चेक कर रहा हूँ माई स्ट्रिंग को कि वो इन से स्टार्ट होती है या नहीं। ये फंक्शन भी केस सेंसिटिव है एंड सिंस माई स्ट्रिंग के पहले 2 कैरेक्टर्स इन है तो ये फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा। ना दूसरी स्टेटमेंट में मैंने इन को फिर से ढूंढने की कोशिश करी है, बट यहाँ पे मैंने लोअर केस इन डाला है और बताया है कि इसको 9th इंडेक्स पे शुरू करे जो आता है इस पोजीशन पे। सो ये वाली स्टेटमेंट भी मेरे को ट्रू रिटर्न करेगी। तीसरी स्टेटमेंट में मैंने स्टार्ट में टपल पास किया है और उस टपल के अंदर 4 स्ट्रिंग्स हैं, तो ये फंक्शन इन चारों स्ट्रिंग्स को एक एक करके चेक करेगा। अगर कोई भी एक वैल्यू मैच होती है तो ये फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा। चलिए अब देखते हैं एंड्स विद के एग्जांपल्स। पहली स्टेटमेंट में मैं चेक कर रहा हूँ कि माई स्ट्रिंग एल डी से फिनिश होती है या नहीं। सिंस ये फिनिश हो रही है तो मेरे को ये ट्रू रिटर्न करेगा। सेकंड स्टेटमेंट में मैंने चेक किया कि 9th से लेके 11th इंडेक्स तक जो मेरे पास सब स्ट्रिंग है, जो मेरे पास स्ट्रिंग आ रही है, क्या वो इन से एंड हो रही है या नहीं। ना इस केस में मैं सिर्फ इन को इन से ही कंपेयर कर रहा हूँ, तो ये मेरे को ट्रू रिटर्न करेगा। जो सेकंड वाला जो इंडेक्स है 11, इफ यू रिमेंबर, ये एक्सक्लूसिव होता है, तो ये 9th और 10th कैरेक्टर को ही चेक कर रहा है। और थर्ड स्टेटमेंट में मैंने इसमें टपल भेजा है और इस टपल में ये एंड्स विद में, बिकॉज ये एलडी यहाँ पे भी एग्जिस्ट करता है, तो ये मेरे को ट्रू रिटर्न करेगा। चलिए अब हम आते हैं आखिरी सेक्शन पे, एनकोड और डिकोड के। और जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, अब मैं आपको एक छोटी सी यूनिकोड के ऊपर एक कहानी भी सुनाता हूँ। इस कहानी में मैं आपको बताऊंगा यूनिकोड आया कैसे। शुरू में जब कंप्यूटर्स बने थे तो वो प्राइमरली इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में ही यूज होते थे, और कंप्यूटर में जो हमारे पास ये जो अल्फाबेट्स हैं, चाहे वो अपर केस हैं या लोअर केस हैं या नंबर्स हैं या पंक्चुएशन मार्क्स है, इन सब की जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो एक नंबर के साथ होती है। जैसे 65 है जो है वो अपर केस ए के लिए है, 97 जो है लोअर केस ए के लिए है। तो इस तरह से ये जो हमारी जो मैपिंग है नंबर्स की अल्फाबेट्स के साथ, इसे हम बोलते हैं एनकोडिंग। तो शुरू में क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज ही कंप्यूटर्स को यूज करती थी, तो उस टाइम पे 7 बिट की एनकोडिंग स्कीम्स या एनकोडिंग पेजेस बनते थे। 7 बिट बोले तो 128 यूनिक कैरेक्टर्स,
जो कि सफिशिएंट थे हमारे लिए अल्फाबेट्स, अपर और लोअर केसेस के लिए, पंक्चुएशन मार्क्स के लिए, नंबर्स के लिए और स्पेशल कैरेक्टर्स के लिए, कंप्यूटर्स के ऑपरेशन के लिए ये बहुत ही सफिशिएंट थे। धीरे-धीरे जैसे कंप्यूटर्स का यूसेज बढ़ा और वो यूरोपियन कंट्रीज में भी यूज़ होने लगे, तब थोड़ी-सी प्रॉब्लम आनी शुरू हुई कि जो नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं, वहाँ पे कैसे यूज़ किया जाए। देन केम इन पिक्चर एनसाई स्टैंडर्ड। तो एनसाई स्टैंडर्ड ने बजाय कि 7 बिट के 8 बिट का एन्कोडिंग स्कीम निकाला है, जिसने हमें 256 यूनिक कॉम्बिनेशंस दिए। अब जो पहले 128 कैरेक्टर्स थे, वो तो एज़ इज़ ही रहे उसमें। जो बाकी के जो 128 कैरेक्टर्स थे, इनको हम बोलते हैं एक्सटेंडेड कैरेक्टर सेट। ये यूज़ किए गए अलग-अलग लैंग्वेजेस को रिप्रेजेंट करने के लिए। सो अगर हमें रशियन लैंग्वेज के लिए कुछ करना है तो हमने एक अलग कोड पेज बनाया। अगर हमने जर्मन के लिए करना है तो जर्मन के लिए एक अलग कोड पेज बना, और अगर हमें चाइनीज़ के लिए करना है तो चाइनीज़ के लिए एक अलग कोड पेज बना। तो इस तरह से कई सारे कोड पेजेस डेवलप किए गए मल्टीपल लैंग्वेजेस को सपोर्ट करने के लिए। पर इसमें भी 2-3 प्रॉब्लम्स थी। अब मान लीजिए मेरे कंप्यूटर में अमेरिकन इंग्लिश ही यूज़ होती है। अब किसी ने मुझे अगर रशियन डॉक्यूमेंट दिया, मैं उस डॉक्यूमेंट को ओपन तो कर लूँगा, बट वो मुझे कैरेक्टर्स जो है वो ठीक से नहीं दिखाएगा। जो कोड पेज मेरे पास लोडेड है वो इंग्लिश का है और उसमें एक्सटेंडेड कैरेक्टर्स रशियन के चाहिए। तो उसके केस में मुझे रशियन कोड पेज इंस्टॉल करके लोड करना पड़ेगा, जो कि उस टाइम पे इतना आसान नहीं था। दूसरा, जो एशियन लैंग्वेजेस हैं जैसे जापानीज, चाइनीज, कोरियन, हिंदी, संस्कृत, इन लैंग्वेजेस के लिए जो हमारा एक्सटेंडेड कैरेक्टर सेट है, जिसमें 128 एक्स्ट्रा बाइट्स या 128 एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स हम स्टोर कर सकते हैं, वो हमारे लिए सफिशिएंट नहीं था कि हम उन लैंग्वेजेस को पूरा सपोर्ट कर सके। नाउ इस चैलेंज को एड्रेस करने के लिए 1980s में यूनिकोड बनाया गया। सो यूनिकोड का पर्पस था कि इसके अंदर दुनिया की सारी लैंग्वेजेस के सारे कैरेक्टर्स को मैप किया जाएगा। इतना ही नहीं, इसमें मैथमेटिकल सिंबल्स, इमोजीज, इजिप्शियन हायरोग्लिफ्स, वो सब भी इंक्लूड किए जाएंगे। इनिशियली जब ये यूनिकोड बनाया तो इसके अंदर 65,536 यूनिक कैरेक्टर्स का ही स्पेस था। लास्ट जो मैंने पढ़ा था, इसके अंदर हम 1.1 मिलियन कैरेक्टर्स मैप कर सकते हैं। तो आप इसको समझ सकते हैं कि मैथ्स की नोटबुक की तरह है, जहाँ पे हर ब्लॉक एक कोड स्पेस है। तो जैसे ही आपने पहला पेज भरा, आप पेज को पलटिए और दूसरा पेज शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से ये सारे के सारे कैरेक्टर्स को मैप करता है, और मैपिंग के लिए इसने ब्लॉक्स असाइन कर रखे हैं। जैसे रेंज 0 से लेके 127 तक ASCII कैरेक्टर्स रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल 1000 से लेके 2310 तक जापानीज कैरेक्टर्स के लिए रहेंगे। तो इस तरह से उसने अलग अलग ब्लॉक्स डिफाइन कर दिए, जहां पे हर लैंग्वेज के हर अल्फाबेट को कोड किया गया। सो दिस इज ऑल अबाउट द यूनिकोड स्टैंडर्ड। अब हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें? ये तो हमने स्टैंडर्ड बना दिया कि भाई ये एक बहुत बड़ा मेरे पास कोड ब्लॉक्स हैं, और हर ब्लॉक में मैंने डिफाइन कर दिया कि किस ब्लॉक में कौन सी लैंग्वेज का कौन सा कैरेक्टर रहेगा। पर अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें? जब मैं कह रहा हूँ इम्प्लीमेंट मीन्स हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में, हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में या हमारे ब्राउजर में इसको कैसे हम यूज करें। तो उसके लिए कई सारी एनकोडिंग स्कीम्स बनाई गई, जैसे UTF-16। तो UTF-16 जो है उसके अंदर हर कैरेक्टर को 2 बाइट्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। ऐसे ही एक है UCS-32, जिसमें हर कैरेक्टर को 4 बाइट्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसी तरह से एक है UTF-8। UTF-8 की खासियत ये है कि ये मल्टी बाइट एनकोडिंग स्कीम है। इसका मतलब कि जहाँ पे मुझे 1 बाइट चाहिए वहाँ पे ये 1 बाइट यूज़ करेगा, जहाँ मुझे 2 चाहिए वो 2 करेगा, जहाँ मुझे 3 और 4 चाहिए तो वहाँ पे वो उतने बाइट्स यूज़ करेगा उस कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, जो UTF-8 को स्पेस एफिशिएंट बनाता है। दूसरा है बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी, जिसमें UTF-8 प्रिजर्व करता है कंपैटिबिलिटी विद ASCII फॉर द फर्स्ट 128 यूनिकोड कैरेक्टर्स, जो ASCII के साथ एग्जैक्टली मैच करते हैं। सो अगर हम बात करें एप्लीकेशन ऑफ UTF-8 की, तो वेब डेवलपमेंट में ये डिफॉल्ट एनकोडिंग स्कीम है फॉर वेब पेजेस, जो इंश्योर करता है कि हम किसी भी लैंग्वेज के टेक्स्ट को इजीली दिखा सकें। डेटाबेसेस के अंदर भी हम लोग UTF-8 एन्कोडिंग स्कीम लेते हैं, ताकि हम किसी भी लैंग्वेज के कैरेक्टर्स को स्टोर करके रख सकें। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे जावा, जावास्क्रिप्ट, ये भी यूनिकोड इंप्लीमेंट करती हैं, और पाइथन UTF-8
एन्कोडिंग स्कीम यूज़ करता है यूनिकोड को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ये थी एक छोटी-सी कहानी यूनिकोड की इम्प्लीमेंटेशन की। अब हम देखते हैं जो हमारे 2 फंक्शंस हैं एनकोड और डीकोड वो हम कैसे यूज़ करते हैं यूनिकोड कैरेक्टर्स को मैनेज करने के लिए पाइथन लैंग्वेज में। तो इसमें हमारा पहला फंक्शन है एनकोड जो हम यूज़ करते हैं टू कन्वर्ट अ स्ट्रिंग इनटू बाइट ऑब्जेक्ट्स। स्ट्रिंग को बाइट्स में कन्वर्ट करने के लिए हम एनकोड फंक्शन यूज़ करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी एन्कोडिंग है वो UTF-8 में होती है और जो इसका दूसरा आर्ग्यूमेंट है एरर्स वो है स्ट्रिक्ट। इसका मतलब कन्वर्जन के टाइम पे अगर कोई एरर आता है तो फंक्शन एरर थ्रो करेगा। नाउ जो दूसरा फंक्शन है डीकोड ये एक्चुअली में स्ट्रिंग का फंक्शन नहीं है, ये बाइट्स ऑब्जेक्ट का फंक्शन है और ये फंक्शन एनकोड का ऑपोजिट है। हम डीकोड फंक्शन को यूज करते हैं बाइट ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए। अब ये जो कन्वर्जन होती है स्ट्रिंग टू बाइट्स और बाइट्स टू स्ट्रिंग, इसका पर्पस ये है कि जो डेटा स्ट्रिंग में होता है वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होता है और यही डेटा अगर मुझे नेटवर्क पे अक्रॉस द मशीन शेयर करना है तो मैं उसको पहले बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करूंगा और फिर उसको मैं वाया नेटवर्क इसको भेजूंगा। तो ये पर्पस होता है एनकोड और डिकोड का। अब एरर्स के अंदर हमारे पास 3-4 ऑप्शंस और भी होती हैं। तो सबसे पहला है \रिप्लेस। इस केस में अगर कोई इशू या एरर आता है तो वो उस कैरेक्टर का यूनिकोड वैल्यू दिखा देता है। इग्नोर के केस में वो कैरेक्टर रिप्लेस नहीं होता, इग्नोर हो जाता है और फंक्शन सक्सेसफुली आगे रिज्यूम करता है, एरर थ्रो नहीं करता। नेम रिप्लेस में अगर कोई इशू आता है तो फंक्शन कंटिन्यू करता है अपना एग्जीक्यूशन और जिस कैरेक्टर की एनकोडिंग में प्रॉब्लम आती है उसमें वहां पे उसका नाम दिखा देता है। यूनिकोड टेबल में हर कैरेक्टर का अपना एक नाम होता है तो वो उस नाम को डिस्प्ले करता है। आखिरी में है रिप्लेस जो कि एक इनवैलिड कैरेक्टर हो तो उसको प्लेस होल्डर से रिप्लेस कर देता है। ये प्लेस होल्डर अगर ASCII कैरेक्टर है तो क्वेश्चन मार्क में आता है और अगर यूनिकोड में है तो उसका एक अलग से कैरेक्टर आता है। आइए अब इनके एग्जांपल्स देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक स्ट्रिंग डिफाइन करी है और उसके अंदर मैंने स्ट्रेट अवे जापानीज कैरेक्टर्स डाल दिए हैं। ये जापानीज कैरेक्टर्स मैंने इंटरनेट से कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे डाल दिया है। नाउ क्योंकि पाइथन लैंग्वेज यूनिकोड सपोर्ट करता है और पाइचार्म जो मैं यूज कर रहा हूँ आईडी ये भी यूनिकोड सपोर्ट करता है तो मेरे लिए बहुत आसान है इनको कॉपी पेस्ट करना। यहाँ पे मेरे जो पहला स्टेटमेंट है इसमें मैं स्ट्रिंग को एनकोड कर रहा हूँ UTF-8 फॉर्मेट में और ये फंक्शन मुझे एक बाइट्स का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। इस स्टेटमेंट में मैं बाइट्स ऑब्जेक्ट को डीकोड कर रहा हूँ UTF-8 फॉर्मेट में। जैसा कि मैंने बताया डीकोड जो है वो एनकोड का एग्जैक्ट ऑपोजिट है और यहाँ पे मुझे ये स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। अगर हम इसको एग्जीक्यूट करें तो पहली स्टेटमेंट यहाँ पे मेरे को इसने जापानीज कैरेक्टर्स और 2 जापानीज कैरेक्टर्स दिखा दिए हैं जो कि ये प्रिंट स्टेटमेंट है और ये वाला जो स्ट्रिंग है इसका आउटपुट है ये। तो बाइट्स ऑब्जेक्ट जो है वो B से शुरू होता है और ये जापानीज कैरेक्टर्स क्योंकि ये नॉर्मल ASCII कैरेक्टर्स है तो ये मुझे ऐसे ही दिख रहे हैं। जो भी कन्वर्जन हुआ है वो इन दोनों कैरेक्टर्स के लिए हुआ है और हर कैरेक्टर के लिए इसने 3 बाइट्स लिए हैं। नेक्स्ट मैंने इसको डिकोड करके दोबारा से स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया और मेरे पास यही स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन दोबारा से आ गई है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स और देखते हैं और उसमें हम इसके एरर मैसेजेस के बारे में बात करेंगे। नाउ इस एग्जाम्पल में मैंने एक टेक्स्ट लिया है जहां पे मैंने मेरा नाम लिखा है और यू के ऊपर मैंने एक टिल्डे साइन लिया है और मैं अब इसको एनकोड कर रहा हूँ ASCII फॉर्मेट में और मैंने इसमें अलग अलग एरर ऑप्शंस दिए हैं। अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो पहले केस में जहाँ पे \रिप्लेस है क्योंकि मैं इसको ASCII फॉर्मेट में एनकोड कर रहा हूँ और ये एक एरनिस्क सिचुएशन है तो इस केस में मेरे को ये उसकी यूनिकोड वैल्यू दिखा रहा है फॉर द यू कैरेक्टर। सेकंड में मैंने बोला इसको इग्नोर करने को तो उसने कन्वर्जन सारा किया और इग्नोर कर दिया, इसमें यू मिसिंग है। थर्ड में नेम रिप्लेस तो हर कैरेक्टर का यूनिकोड टेबल में एक नाम होता है टिल दिस पॉइंट, यहाँ पे मेरे को उसका नाम दिखा दिया है। और आखिरी में रिप्लेस के लिए मैंने बोला क्योंकि उसको ये यू कैरेक्टर ASCII टेबल में नहीं मिला तो उसने इसको क्वेश्चन मार्क से रिप्लेस कर दिया है। तो इसी के साथ मैं अपना इस स्ट्रिंग्स का सेशन कंक्लूड करता हूँ। मुझे पता है कि ये काफी लंबा सेशन है एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा और आपको काफी हेल्प भी करेगा अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए और साथ में इंटरव्यू के लिए प्रॉपरली प्रिपेयर होने के लिए भी। एक बात और, इस सेशन का समरी डॉक्यूमेंट भी मैंने गिटहब में शेयर किया है, डू हैव अ लुक एट इट। तो अब स्ट्रिंग कंपैरिजन, फॉर्मेटिंग, एनकोडिंग और स्लाइसिंग आपके दिमाग का लोड नहीं, आपकी स्ट्रेंथ होगी।
मुझे यकीन है कि अब आप स्ट्रिंग रिलेटेड इश्यूज को आराम से सॉल्व कर पाएंगे। और अगर आप सीरियस है पाइथन सीखने में, तो मैंने इसका एक कोर्स लॉन्च किया है 7.5 घंटे का हिंदी में फॉर बिगिनर्स, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है। इसे ज़रूर चेक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग कीप कोडिंग। थैंक यू।